नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। डीप स्टेट का एजेंडा फेल, ट्रंप और मोदी की मीटिंग के पहले कौन सा जबरा खेल हो गया, आज आपको दिखाऊंगा। मोदी ट्रंप की मीटिंग से बेचैन, कांग्रेस ने कौन सा फेक वीडियो फैलाया और रंगे हाथों पकड़ी भी गई। ट्रंप ने मोदी के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं जो पहले कभी नहीं हुई, आज वो भी बताऊंगा। टैरिफ वॉर के बीच मोदी ट्रंप भिड़ेंगे या मामला सेट है बॉस, वो चैप्टर जो आपका हर डाउट क्लियर कर देगा, आज आपको देखना चाहिए। पहले एआई अब पावर प्लान, अमेरिका पहुंच रहे पीएम मोदी के दिमाग में अलग ही गेम चल रहा है, आज उस गेम के बारे में समझाऊंगा। इसके अलावा महाकुंभ में आज वो हुआ कि सारे रिकॉर्ड धराशायी हो गए। पानी की किल्लत, खाना महंगा, महाकुंभ पर सोशल मीडिया पर लगे आरोपों की सच्चाई क्या निकली, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। महाकुंभ पहुंचने के लिए ट्रेन के शीशे कौन तोड़ दे रहा है, चल क्या रहा है, उसकी भी बात होगी। और पहले सनातन और अब भारत की वो नई ताकत जो मोदी दुनिया के सामने ले आए हैं, उसका भी चैप्टर खोलूंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। 1984 के सिख विरोधी दंगों में हत्या से जुड़े एक केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 18 फरवरी को सज्जन कुमार की सजा को लेकर बहस होगी। सज्जन कुमार को दोषी ठहराए जाने पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सज्जन को मृत्युदंड की सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की सरगर्मी से तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पश्चिमी यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में छापेमारी की है। पुलिस अमानतुल्लाह खान के दोस्त और रिश्तेदारों के नेटवर्क भी खंगाल रही है। सूत्रों का दावा है कि 2 दिन पहले अमानतुल्लाह की लास्ट लोकेशन दिल्ली के जैतपुर में मिली थी। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर बताया कि मैं कहीं भागा नहीं हूं, अपने विधानसभा क्षेत्र में ही हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास के 54 गांवों के नाम बदलने का ऐलान किया है। इसमें से ज्यादातर नाम मुस्लिम नामों पर रखे हुए थे, जिन्हें अब बदला जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह कदम जनभावना को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इससे पहले भी मोहन यादव शाहजहांपुर के 11 गांवों और उज्जैन के 3 गांवों के नाम बदल चुके हैं। दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यमुना को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में सरकार बनने से पहले यमुना की सफाई को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। यमुना रिवर फ्रंट बनाए जाने के लिए साबरमती रिवर फ्रंट बनाने वालों से संपर्क किया जा रहा है। यमुना में सफाई के लिए खास योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए यमुना नदी के किनारे और एसटीपी बनाए जाएंगे। साथ ही यमुना में गिरने वाले इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी रेगुलेट किया जाएगा। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। उन्होंने 85 साल की उम्र में लखनऊ पीजीआई में अंतिम सांस ली। आचार्य सत्येंद्र दास को 3 फरवरी को ब्रेन हैमरेज के बाद गंभीर हालत में लखनऊ पीजीआई की न्यूरोलॉजी वार्ड में भर्ती किया गया था। कल अयोध्या में सरयू नदी में सत्येंद्र दास को जल समाधि दी जाएगी। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर अयोध्या के मठ मंदिरों में शोक की लहर है। पीएम मोदी ने भी दुख जताते हुए कहा कि देश के आध्यात्मिक जीवन में उनका अमूल्य योगदान रहा है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, डीप स्टेट का एजेंडा फेल, ट्रंप मोदी की मीटिंग के पहले हो गया जबरा खेल। मोदी ट्रंप की मीटिंग से बेचैन, कांग्रेस ने कौन सा फेक वीडियो फैलाया और रंगे हाथ पकड़ी भी गई। ट्रंप ने मोदी के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारी की है जो पहले कभी नहीं हुई। टैरिफ वॉर के बीच मोदी ट्रंप भिड़ेंगे या मामला सेट है बॉस, वो चैप्टर जो आपका हर डाउट क्लियर कर देगा। और पहले एआई और अब पावर प्लान, अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी के दिमाग में कौन सा अलग गेम चल रहा है, सबसे पहले इसका चैप्टर। पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी इकोसिस्टम और डीप स्टेट को ऐसा शॉक दे रही है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम इस बात पर लग गया है कि कैसे भी करके मोदी और ट्रंप की दोस्ती में दरार डाल दो। मोदी ट्रंप की मीटिंग होने में 30 घंटे से भी कम का समय रह गया है और इकोसिस्टम अभी से पीछे पड़ा हुआ है कि बॉस कुछ भी करके मोदी ट्रंप के बीच मीटिंग होने से पहले बात बिगड़ जाए, कुछ तो ऐसा करो। इसलिए कोई टैरिफ चिल्ला रहा है कि ट्रंप तो टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि ट्रंप तो बॉस झुकने वाले नहीं है, मोदी को ही पीछे हटना पड़ेगा। कोई कह रहा है कि ट्रंप तो ऐसा कर देंगे, ट्रंप वैसा कर देंगे, मोदी देखते रह जाएंगे, अब पता चलेगा 56 इंच का सीना है कि नहीं। लेकिन बॉस मैं आपको एक बात बता दूं, ये इकोसिस्टम जो सोच रहा है ना, वैसा कुछ होने वाला ही नहीं।
ट्रंप कितना भी टैरिफ की बात करते रहे, मोदी अमेरिका जाकर कैसे सब सेट कर देने वाले हैं आज मैं आपको बताऊं। कैसे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती और मजबूत होने वाली है। और टैरिफ लगाना तो छोड़िए, ट्रंप बड़ी बड़ी डील भारत को देने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के दिमाग में कौन सा अलग गेम चल रहा है जिसका हिंट वो पहले ही दे चुके हैं। आज आपको इस चैप्टर में सब अच्छे तरीके से समझाऊंगा, लेकिन पहले उन लोगों को देख लीजिए जो नरेंद्र मोदी का विदेश में जलवा देखकर जले भुने जा रहे हैं। आग लगी हुई है इनमें। कोई पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनसे हाथ नहीं मिलाया। आप तस्वीर देखिए, इसको श्रीनिवास बीवी, ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन्होंने डाला कि देखिए ईडी संज्ञान ले, विश्व गुरु से हाथ नहीं मिलाया मैक्रोन ने। इतना झूठ फैलाया जा रहा है मोदी के खिलाफ, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते। यह सब माहौल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचने वाले हैं और वो फ्रांस से अमेरिका के लिए निकल चुके हैं। अमेरिका पहुंचकर वो ट्रंप से मिलेंगे, जो इस साल की सबसे बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिस पर दुनिया की नजर है। क्योंकि जब से ट्रंप फिर से अमेरिका में राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हैं, तब से लोग सोच रहे हैं कि इधर मोदी उधर ट्रंप, दोनों की जोड़ी बन गई और अब तो ये दोनों मिलकर सब धुआं धुआं कर देंगे। लेकिन इस जोड़ी के खौफ में जो लोग हैं उनसे रहा नहीं जा रहा। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि मोदी का ऐसा जलवा कैसे है कि फ्रांस जाते हैं तो वहां गदर मचा देते हैं, अमेरिका जाते हैं तो वहां जलवा हो जाता है। ट्रंप अभी मोदी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही पीएम मोदी ने अपने जलवे का ट्रेलर फ्रांस में दिखा दिया। कांग्रेस ने जो झूठ फैलाया उसकी सच्चाई भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले फ्रांस में भारत की धमक और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जलवे का एक ट्रेलर देखिए। यह वजह है अमेरिका की कूटनीति, जिसमें वो भारत को बहुत इंपॉर्टेंट साझेदार मानता है, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत की बढ़ती धमक, जिसे अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए मोदी ट्रंप की मुलाकात से पहले जानबूझकर नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा है। जैसे आप देखिए कि पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले पेरिस में थे। उनकी पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात हुई। ट्रंप के साथ तो पीएम मोदी की बढ़िया केमिस्ट्री है ही। मैक्रोन ने भी गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। एआई एक्शन समिट में मैक्रोन के साथ पीएम मोदी को होस्ट थे, और यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन भारत में कुछ नेता पीएम मोदी और मैक्रोन की मुलाकात को लेकर ताने कस रहे, मजाक उड़ा रहे। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने 13 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें कहा कि भाई फ्रांस के राष्ट्रपति बाकी नेताओं से हाथ मिला रहे थे, लेकिन पीएम मोदी से हाथ नहीं मिलाया। कैप्शन में कांग्रेसी नेता ने लिखा कि ईडी संज्ञान ले, विश्व गुरु से हाथ नहीं मिलाया। इन लोगों की यह समझ ही खत्म हो गई है कि जिस व्यक्ति को आप नीचा दिखाना चाह रहे हो फेक वीडियो से, वो आपके भी देश का प्रधानमंत्री है बॉस। वो वहां आपके देश के प्रधानमंत्री के तौर पर है, और उसके लिए फेक वीडियो डाल के मजाक बनाना है। इसी तरह से कांग्रेस की रागिनी नायक ने यही वीडियो शेयर किया। रागिनी नायक ने लिखा कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, फीचरिंग स्वयंभू महामानव। आप खुद सोचिए कि कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर ट्रोल की तरह व्यवहार करते हैं। आधे अधूरे वीडियो पोस्ट करके पीएम मोदी का मजाक बना रहे हैं, मैक्रोन की दोस्ती का मजाक बना रहे हैं। जो लोग मैक्रोन के हाथ न मिलाने की आधी अधूरी क्लिप काटकर वायरल कर रहे हैं, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है। उन्होंने जानबूझकर यह नहीं किया है। वो जानते हैं कि सच्चाई क्या, फिर भी ये सब कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां तो गले मिला जा रहा है। मैक्रोन तो गले लगाकर पीएम मोदी का स्वागत कर रहे थे। ये तस्वीरें देखिए, कितनी गर्मजोशी से मैक्रोन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। गले लगे, हाथ मिलाया, और फिर काफी देर तक गले मिलते रहे। सिर्फ हाथ मिलाने और गले मिलने की बात नहीं है, फ्रांस में तो मोदी मोदी हो रहा है। अच्छा, जो आपने वीडियो देखा, एक बार जरा वो वीडियो दिखाइए। उसके पहले पीएम मोदी और मैक्रोन साथ में आए थे उस जगह पर। ये देखिए, साथ में दोनों की एंट्री हुई। उसके बाद मोदी दूसरे लोगों से मिलने लगे, मैक्रोन दूसरे लोगों से मिलने लगे। उतनी देर में मोदी जाके अपनी सीट पे बैठ गए। मैक्रोन उधर से आए तो उन्होंने हाथ बढ़ाया, तो नरेंद्र मोदी को लगा कि शायद मेरी तरफ बढ़ा रहे, तो उन्होंने हाथ बढ़ाने का प्रयास किया। जबकि साथ आए, गले मिलकर आए, तो कोई मिलने की वजह नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कर्टसी दिखाई कि अगर हाथ बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है मिलाना चाह रहे हों, लेकिन मैक्रोन किसी और तरफ देख रहे थे। उतना छोटा सा क्लिप काट के माहौल यह बना दिया गया कि नरेंद्र मोदी को तो बेइज्जत किया जा रहा है। यह बेइज्जती होती है बॉस। लीडर सारे सबके बीच में खड़े हैं। मैक्रोन ने उनके लिए प्रोटोकॉल तोड़ दिए बॉस। फ्रांस पहुंचने पर पीएम मोदी होटल पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। लोगों ने पीएम मोदी के नारे लगाने शुरू किए। काफी देर तक मोदी मोदी के नारे लगते रहे। पीएम मोदी ने भी सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। कांग्रेस इसी में अटकी हुई है।
कांग्रेस इसी में अटकी हुई है कि मैक्रो ने पीएम मोदी से हाथ नहीं मिलाया, जबकि पीएम मोदी और मैक्रो के बीच ऐसे घनिष्ठ संबंध हैं। भारत के प्रधानमंत्री को इतनी इज्जत मिल रही है कि पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने मैक्रो आए। तो यह तस्वीर देखिए। तो जो फेक वीडियो फैलाने वाले, आधा अधूरा क्लिप काट के वीडियो फैलाने वाले कांग्रेसी हैं, उनको देखना चाहिए। यह होती है इज्जत। मार्सले एयरपोर्ट पर मैक्रो ने गले लगाकर पीएम मोदी को विदा किया, जबकि ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं था, उनको आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यह है नरेंद्र मोदी का जलवा, यह है आज के नए भारत का जलवा कि मैक्रो छोड़ने आए, गले मिल रहे हैं, हाथ नहीं मिलाया का झूठा क्लिप डालने वाले ये वीडियो देखें, उनको आग लगेगी। और यह भारत की ताकत है बॉस। यानी मैक्रो प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी को एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे और एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को बकायदा नमस्ते भी किया। ये तस्वीरें आप देखिए। कांग्रेस नेता अधूरे वीडियो पोस्ट करके सोच रहे होंगे कि सच्चाई किसी को पता चलेगी नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं बॉस। आपको पूरा वीडियो हमने दिखाया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी वेन्यू में दाखिल हुए और वहां जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा कि किस तरह से मोदी और मैक्रो साथ ही आए थे। लेकिन कांग्रेस, मतलब किस जोन में कांग्रेस के लोग, मुझे समझ में नहीं आता। आप इसीलिए चुनाव हारते हो बॉस, क्योंकि नरेंद्र मोदी की इज्जत ना करो, आपके पॉलिटिकल राइवल है, समझ में आता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का तो करोगे, जो इस वक्त विदेश में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। आप यह भी देखिए कि एआई एक्शन समिट के बाद जो ग्रुप फोटो ली गई, उसमें भी पीएम मोदी का रौला दिख रहा है। इस तस्वीर में एआई एक्शन समिट में शामिल हुए सारे नेता और बिजनेसमैन दिख रहे हैं। पीएम मोदी एकदम बीच में खड़े हैं और उनके बगल में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो खड़े हैं। कभी भारत को आंख दिखा रहे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो एकदम किनारे किनारे लगा दिए गए। यह है भारत का जलवा। फ्रांस दौरे के तीसरे दिन आज पीएम मोदी फ्रांस के ऐतिहासिक शहर मार्सिले पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करने आए हुए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से हाथ मिलाया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के लोग ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे। उन्होंने मोदी के नारे लगाए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गाना भी गाया। मतलब मैक्रो भी देख रहे हैं कि गजब ही जलवा है बॉस भारत के प्रधानमंत्री का। देखिए वहां क्या माहौल बन गया। इससे पहले पीएम मोदी मार्सिले शहर के ऐतिहासिक मजारक वॉर मेमोरियल पहुंचे। पीएम मोदी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने शहीद भारतीय सैनिकों को तिरंगे की थीम वाली पुष्पमाला अर्पित की। पीएम मोदी वॉर मेमोरियल में उस ऐतिहासिक जगह पर भी पहुंचे जहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में शिलापट्ट लगाए गए। पीएम मोदी ने हर शिलापट्ट को गौर से देखा। इनमें शहीद भारतीय सैनिकों के नाम के साथ ही ओम भगवते नमः लिखा हुआ है। मार्सिले में पीएम मोदी ने जिन शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, उनका गौरवशाली इतिहास भी आपको जानना चाहिए। दरअसल साल 1914 से 1918 तक चले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए 205 भारतीय सैनिकों को मार्सिले में अंतिम संस्कार किया गया था। उनका प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने कॉमनवेल्थ देशों की तरफ से जर्मनी की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसी युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में मार्सिले के वॉर मेमोरियल में पत्थर लगाए गए। इन पत्थरों में हिंदू सैनिकों के शहीद होने का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही पत्थरों पर शहीद सैनिकों के नाम के साथ ओम भगवते नमः लिखा गया है। पीएम मोदी ने मार्सिले पहुंचते ही वीर सावरकर को भी याद किया और वीर सावरकर से जुड़ी 115 साल पुरानी घटना का जिक्र करते हुए ट्वीट किया कि भारत की आजादी की लड़ाई में इस शहर का खास महत्व है। यहीं पर वीर सावरकर ने अंग्रेजों की कैद से भागने की एक साहसिक कोशिश की थी। आगे पीएम मोदी ने लिखा कि वो मार्सिले के लोगों और उस वक्त के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने मांग की थी कि सावरकर को ब्रिटिश सरकार को न सौंपा जाए। आगे पीएम मोदी ने लिखा कि वीर सावरकर की बहादुरी आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। विदेशी धरती से पीएम मोदी ने सावरकर को नमन किया, तो हर बात पर मोदी का विरोध करने वाले इकोसिस्टम में शामिल कांग्रेस ने इस पर भी सवाल उठा दिया। अब वीर सावरकर से जुड़ी उस घटना के बारे में भी जान लीजिए जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किया। दरअसल वीर सावरकर को नासिक षड्यंत्र मामले में 1910 में लंदन से गिरफ्तार किया गया और उन्हें समुद्र के रास्ते भारत लाया जा रहा था। फ्रांस के मार्सिले के पास वीर सावरकर समुद्र में कूद गए और फ्रांस के तट पर पहुंच गए। हालांकि फ्रांस के विरोध के बावजूद ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें मार्सिले से अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन मार्सिले के लोगों के विरोध के बाद फ्रांस की तत्कालीन सरकार ने ब्रिटिश पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में विरोध दर्ज किया था। इसके लिए पीएम मोदी मार्सिले के लोगों का आभार जताते थे।
फ्रांस में पीएम मोदी ने साबित कर दिया कि मोदी की गारंटी सिर्फ भारत में ही नहीं चलती, बल्कि विदेशों में भी मोदी की गारंटी का मतलब उसके पूरे होने की गारंटी है। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ मिलकर मार्सेले में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। पीएम मोदी और मैक्रो ने जैसे ही उद्घाटन के लिए बटन दबाया, वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। जरा इस तस्वीर को देखिए। दरअसल पीएम मोदी ने साल 2023 में फ्रांस दौरे के वक्त मार्सेले में काउंसलेट खोलने का वादा किया था और सिर्फ 2 साल में ही पीएम मोदी ने अपने इस वादे को पूरा कर दिखाया। आप भी पीएम मोदी का 2023 में काउंसलेट पर दिया बयान सुनिए और देखिए कि आज कैसे उन्होंने उस वादे को पूरा करके दिखा दिया। काउंसलेट खोलने का भी फैसला किया, इससे भी आप सभी की सुविधा और बढ़ेगी। We are deeply honored by your presence here today, sir. May I kindly request the esteemed मार्सेले में खुला भारतीय वाणिज्य दूतावास फ्रांस में भारत का दूसरा राजनयिक मिशन। इससे पहले फ्रांस में रहने वाले भारतीय मूल के सभी लोगों को अपने जरूरी कामों के लिए पेरिस दूतावास आना पड़ता था, इसलिए उन्होंने मार्सेले में वाणिज्य दूतावास खुलने पर खुशी जताई और इसके लिए पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया। प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी चीज पर फोकस करते हैं तो इसके पीछे वजह जरूर होती है। जैसे फ्रांस दौरे में पीएम मोदी ने अगर पेरिस के अलावा सबसे ज्यादा वक्त कहीं बिताया तो वो जगह मार्सेले है। मार्सेले में पीएम मोदी का पहुंचना और वहां इंडियन काउंसलेट का खुलना भारत के लिए क्यों बड़ी उपलब्धि है और कैसे इसके जरिए पीएम मोदी चीन से टक्कर ले रहे हैं, इसे भी आपको बताता हूं। दरअसल भूमध्य सागर के तट पर स्थित मार्सेले में फ्रांस का सबसे बड़ा और भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। भूमध्य सागर में इसकी लोकेशन इसे भारत और फ्रांस के बीच समंदर के जरिए होने वाले व्यापार का अहम गेटवे बनाती है। यही नहीं, मार्सेले IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट की दुनिया की आबादी में हिस्सेदारी 40% और ग्लोबल इकोनॉमी में हिस्सेदारी करीब करीब 50%। और IMEC के चालू होने पर भारत के लिए स्वेज नहर वाले समुद्री रूट की तुलना में करीब 40% समय और 30% लागत कम होने का अनुमान। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का चीन के सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच हुई बातचीत में IMEC पर मिलकर काम करने की सहमति भी बन गई और उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान भी इस प्रोजेक्ट पर चर्चा होगी। IMEC में भारतीय कंपनियों का भी अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि पहले ही IMEC के तहत आने वाले इजरायल के हाइफा पोर्ट में भारत के अडानी ग्रुप को 70% की हिस्सेदारी मिल चुकी है। यानी नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा भी बहुत अहम रहा, लेकिन भारत की उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। पीएम मोदी के फ्रांस के दौरे फ्रांस को पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने की पेशकश की है। पीएम मोदी ने कहा है कि फ्रांस पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदता है तो यह दोनों देशों के रक्षा संबंधों में मील का पत्थर साबित होगा। सोचिए, जो देश एक जमाने में दूसरों से हथियार खरीदता था, वो भारत अब फ्रांस जाकर फ्रांस से कह रहा है कि इंडिया का हथियार खरीद लो, फायदे में रहो। यानी पीएम मोदी ने पूरा गेम पलट दिया है और यही अमेरिका में भी होने वाला है। जो भी ये कह रहे हैं कि ट्रंप के साथ डील करना मुश्किल होगा, वो देखें कि खुद ट्रंप की टीम पीएम मोदी के दौरे से पहले कैसे एक्टिव हो गई। पेरिस में मंगलवार को पीएम मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस की मुलाकात हुई। ये भाई साहब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ट्रंप के करीबी JD वेंस ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया। इस दौरान JD वेंस के साथ उनकी पत्नी उषा वेंस भी थी। उषा भारतीय मूल की है। ध्यान देने वाली बात यह है कि JD वेंस वो नेता हैं जिन पर भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी करने वालों के समर्थन करने के आरोप लगे थे। लेकिन आज JD वेंस भारत के प्रधानमंत्री के सामने न सिर्फ हाथ जोड़कर खड़े थे, बल्कि पूरे परिवार से पीएम मोदी को मिलवा रहे थे। इतना ही नहीं, JD वेंस ने अपने बेटे विवेक के जन्मदिन के जश्न में भी पीएम मोदी को शामिल होने का न्योता दे दिया कि बेटे का बर्थडे है, आइए, अब भी आइए। इस मुलाकात पर JD वेंस ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत दयालु व्यक्ति हैं। पीएम मोदी ने उनके बच्चों को जो गिफ्ट दिए हैं वो बच्चों को खूब पसंद आए। पीएम मोदी के साथ अच्छी बातचीत हुई। इससे पहले JD वेंस ने AI समिट में भी पीएम मोदी के भाषण और उनके सोच की तारीफ की थी। JD वेंस का पीएम मोदी से मिलना, उनकी तारीफ करना, यह सब तब हो रहा है जब 30 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी से मिलने वाले हैं। और माना जा रहा है कि इस मुलाकात की पिच
फ्रांस में तैयार हो चुकी है। पीएम मोदी ने जेडी वेंस और उनके परिवार के साथ बातचीत की और इस बातचीत को लेकर यह कहा गया कि दोनों नेताओं ने साथ में कॉफी एंजॉय की और कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे अमेरिका भारत के एनर्जी सेक्टर में विकल्पों को बढ़ाने में मदद कर सकता है, कैसे अमेरिका की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में निवेश से भारत को क्लीन एनर्जी का सोर्स मिल सकता है। इस बातचीत से संकेत साफ है कि पीएम मोदी और ट्रंप जब मुलाकात करेंगे तो दोनों के बीच न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर कोई डील हो सकती है। यह डील क्या हो सकती है, भारत के लिए कैसे गेम चेंजर हो सकती है, मोदी के दिमाग में कौन सा गेम चल रहा है, यह आगे बताऊंगा। लेकिन फ्रांस में तो प्रधानमंत्री मोदी की धूम रही, अब तो मेन इवेंट होना है। पीएम मोदी 14 फरवरी की रात को अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने वाले हैं। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें पीएम मोदी की यात्रा को अमेरिका इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, यह आज आपको बताऊंगा। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी के रुकने की व्यवस्था जहां की गई वो बेहद शानदार और ऐतिहासिक जगह है। पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में रुकने जा रहे हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का गेस्ट हाउस है। यानी प्रेसिडेंट गेस्ट हाउस, ब्लेयर हाउस अमेरिका के राजनीतिक, कूटनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक अहम हिस्सा है। ब्लेयर हाउस एरिया के मामले में व्हाइट हाउस से भी बड़ा है। व्हाइट हाउस एकदम आस पास है। आप तस्वीरें देखिए, ब्लेयर हाउस से व्हाइट हाउस पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में शिफ्ट होने से पहले ब्लेयर हाउस में ही रहते हैं। ब्लेयर हाउस तो वॉशिंगटन के शानदार होटल विलार्ड कॉन्टिनेंटल में रुके थे। और मैंने तो पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा कई बार कवर किया है। जब भी पीएम जाते हैं किसी होटल में रुकते हैं। दूसरे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन इस बार होटल नहीं, प्रेसिडेंट गेस्ट हाउस में पीएम मोदी के रुकने की व्यवस्था करवाई है डोनाल्ड ट्रंप ने। यही आपको दिखा देता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्त के स्वागत की कैसी तैयारी किए बैठे हैं। ट्रंप प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि पीएम मोदी की मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए। मोदी ट्रंप की जोड़ी से घबराए लोग यह माहौल बना रहे हैं कि ट्रंप तो टैरिफ वाले टेरर में भारत को भी नहीं छोड़ने वाले, भारत को कोई स्पेशल छूट नहीं मिलने वाली। इसके लिए सब स्टील और एल्यूमिनियम पर ट्रंप के टैरिफ वाली कहानी सुना रहे हैं। लेकिन हमने आपको कल ही बता दिया था कि टैरिफ ट्रंप की प्रेशर डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है। ट्रंप भारत के साथ टैरिफ वॉर शुरू करने की गलती नहीं करेंगे और जब ट्रंप और मोदी बातचीत के टेबल पर बैठेंगे तो इस मामले को सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि मामला इतना बड़ा और पेचीदा है भी नहीं जितना इकोसिस्टम दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अमेरिका से जो सामान भारत इंपोर्ट होता है उसमें ज्यादा चीजों पर टैरिफ की दर ऑलरेडी कम है। अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले यानी अमेरिका से भारत आने वाले जो टॉप 100 प्रोडक्ट्स हैं, जो सबसे ज्यादा भारत इंपोर्ट करता है, उन पर तो 5% से भी कम टैरिफ ऑलरेडी लग रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप किस बात का भिड़ेगा भारत से? इन प्रोडक्ट्स में क्रूड ऑयल है, एलएनजी है, कोल है, डायमंड है, यह सब कुल इंपोर्ट का 75% है। यानी अमेरिका से जो ज्यादातर चीजें आती हैं उनमें पहले से ही ड्यूटी कम है भारत में, इसलिए इस मुद्दे पर कोई टकराव होने का चांस ही नहीं है। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने वाली जो बात करते हैं उसमें 2-4 प्रोडक्ट्स ही हैं जिनमें भारत ज्यादा टैरिफ लगाता है। जैसे अमेरिका से आने वाली विस्की, इस पर भारत 150% टैरिफ लगा देता है। लेकिन अमेरिका भी अपने यहां आने वाले कुछ तंबाकू प्रोडक्ट पर 350% तक टैरिफ लगाता है। तीसरी बात, भारत ने अमेरिका से आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर पहले ही टैरिफ कम कर दिया बजट में। ईथरनेट स्विचेस, मोटरसाइकिल, ग्राउंड इंस्टॉलेशन फॉर सैटेलाइट, स्पेसिफिक वेस्ट और स्क्रैप आइटम्स पर इसी बजट में ऑलरेडी मोदी सरकार टैरिफ कम कर दी। तो अमेरिका का तो ऑलरेडी फायदा होगा, तो किस मुंह से ट्रंप जो है वो बिकेगा। चौथी बात, भारत में जो औसत टैरिफ रेट है उसे भारत ने 11.65% से कम करके 10.66% कर दिया। तो भारत तो पहले ही इस पर काम कर रहा है कि अपना भी फायदा हो और दूसरे देश का भी नुकसान ना हो। पांचवी बात, अमेरिका से आने वाली कारें और मोटरसाइकिल पर पहले 100 से 125% टैरिफ लगता था, इसे भी कम कर दिया गया है। जैसे 1600 सीसी से ज्यादा पावर वाली बाइक भारत में नहीं बनती, तो उस पर टैरिफ रेट को 50% से कम करके ऑलरेडी 30% कर दिया गया। कुल मिलाकर ट्रंप को समझाने वाली बात समझ में आने वाली बात है कि जिस तरह से वो भारत को टैरिफ किंग कह रहे हैं, उस हिसाब से भारत टैरिफ लगाता ही नहीं। इसलिए भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वाला मसला इतना बड़ा है ही नहीं और इसे बातचीत से आसानी से सुलझाया जा सकता है। जब बातचीत में ये पॉइंट आएंगे कि भारत तो पहले से ही टैरिफ कम लगाता है, तो इस बात को आसानी से ट्रंप भी समझ पाएंगे और इसलिए टकराव का चांस दिखता नहीं। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया था चाइना पे,
तो उसका फायदा दूसरे देशों को हो गया था, अमेरिका को फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि कनाडा, मैक्सिको, भारत से सामान गया और कई जगहों से मेड इन चाइना सामान जो है वो अमेरिका पहुंचा। तो चाइना से जो एक्सपोर्ट था वो कम होने लगा अमेरिका में, लेकिन वही चाइनीज सामान घूम के अमेरिका पहुंचा, मेड इन अमेरिका जो है वो नहीं बढ़ा। तो ट्रंप ये कर सकते हैं ये सब हिसाब किताब, लेकिन उससे फायदा अमेरिका को बहुत नहीं होगा। टैरिफ का जो माहौल बनाया जा रहा है उसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जिससे मोदी ट्रंप की दोस्ती पर असर पड़े, बल्कि मोदी ट्रंप की दोस्ती और मजबूत होने वाली है, क्योंकि मोदी ट्रंप की मुलाकात में बड़ी बड़ी डील्स की संभावना है। हमने कल आपको बताया था कि एक डील न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर हो सकती है, जिसके बारे में पीएम मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बीच चर्चा भी हो चुकी है। दरअसल न्यूक्लियर एनर्जी का एक ऐसा सपना इस वक्त है जिसे भारत दशकों से देख रहा है। इस सपने को पूरा करने का जिम्मा पीएम मोदी के कंधों पर है। भारत वो देश है जिसने 1969 में ही न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लिए, और ऐसा करने वाला एशिया का दूसरा देश बन गया था भारत 1969 में। पहला देश जापान था और चीन तो तब कहीं दूर दूर तक था भी नहीं। 70 के दशक में ही भारत ने साल 2000 तक न्यूक्लियर एनर्जी से 10,000 मेगावाट जनरेट करने का लक्ष्य रखा, लेकिन इस डेडलाइन के भी 25 साल बीत जाने के बाद भी भारत 8,200 मेगावाट का लक्ष्य ही हासिल कर पाया, जबकि इसी दौरान चीन ने अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को 58,000 मेगावाट तक बढ़ा लिया। आज की तारीख में चीन और साउथ कोरिया न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। इस मामले में चीन और बाकी देश तो आगे निकल गए, जबकि भारत शुरुआती बढ़त पाने के बाद भी पीछे रह गया। साल 2008 में भारत को तब एक नई उम्मीद जगी जब अमेरिका के साथ भारत की न्यूक्लियर डील हुई, लेकिन इस डील में भी ज्यादा प्रगति नहीं हो पाई। भारत के कुछ कानून इस डील के आड़े आ गए, लेकिन अब पीएम मोदी ने भारत की न्यूक्लियर कैपेसिटी को बढ़ाने का नया टारगेट सेट कर दिया है। साल 2047 तक 1 लाख मेगावाट का बड़ा टारगेट रखा गया है। इससे लगभग 6 करोड़ घरों को 1 साल तक बिजली दी जा सकती है। अब आप सोचेंगे कि जब 55-50 साल में हम 10,000 मेगावाट का टारगेट पूरा नहीं कर पाए, तो 22 साल में 1 लाख मेगावाट का टारगेट कैसे पूरा कर लेंगे? दरअसल पीएम मोदी ने यह टारगेट हवा में सेट नहीं किया। वो अपनी सरकार के 10 साल में परमाणु ऊर्जा की क्षमता को दोगुना कर चुके हैं। 2014 में 4,780 मेगावाट से आज भारत 8,180 मेगावाट तक की क्षमता तक पहुंच गया है, और इसे 1 लाख मेगावाट तक ले जाने के लिए पीएम मोदी ने रोड मैप तैयार कर लिया है। और इसके लिए इस बजट में बड़ा फैसला हुआ। बजट में वित्त मंत्री ने एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में संशोधन कर दिया। लायबिलिटी क्लॉज के तहत अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो कानून के तहत भारत में विदेशी कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। इसी वजह से 1 दशक तक विदेशी कंपनियां भारत के सेक्टर से दूर रहीं, लेकिन अब इस कानून में संशोधन किया जाएगा। इसके साथ ही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में निजी सेक्टर के निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को भी लॉन्च किया है। इस मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। भारत अगर अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को बढ़ाएगा तो एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर उसकी निर्भरता कम होगी। भारत को क्लीन एनर्जी मिलेगी। भारत 0 कार्बन उत्सर्जन और नो पॉल्यूशन के टारगेट की तरफ बढ़ेगा। इसलिए पीएम मोदी ने बजट में इसे बहुत बड़ा ऐलान बताया था। मोदी सरकार ने बजट में न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में संशोधन की बात तब की है जब पीएम मोदी अमेरिका आने वाले हैं, और हाल में अमेरिका ने भारत की 3 परमाणु संस्थाओं पर 20 साल से लगा हुआ बैन भी हटाया है। अब जब पीएम मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो उनके बीच में परमाणु एनर्जी पर भी बात होगी। मोदी सरकार ने कानून में संशोधन की बात कह दी है, जिससे अमेरिका की कंपनियां भी भारत में निवेश कर सकती हैं। इसके साथ ही भारत को अमेरिका की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलने का रास्ता साफ हो गया, जिसका जिक्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने किया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी कह चुके हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी एक खास मुद्दा है जिस पर मोदी और ट्रंप के बीच बात होगी। भारत ने साल 2030 तक अपनी आधी ऊर्जा जरूरतों को ग्रीन एनर्जी के जरिए पूरा करने का मिशन बनाया है, और इस मिशन की कामयाबी के लिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी का साथ जरूर चाहिए होगा। आज भारत में न्यूक्लियर एनर्जी सोलर एनर्जी से लगभग 3 गुना महंगी है, और तो और न्यूक्लियर प्लांट को स्थापित होने में कम से कम 6 साल लग जाता है। इसलिए भारत की नजर अमेरिकी कंपनियों की तरफ से तैयार किए जा रहे छोटे परमाणु रिएक्टर्स पर है। नए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर सस्ते भी हैं और साथ में जल्दी बन जाते हैं, तो इस दिशा में भी दोनों देशों के बीच सहमति बन सकती है। तो इकोसिस्टम टैरिफ वॉर का माहौल बना रहा है। नरेंद्र मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना है उस दिशा में सोच के आगे चल रहा है।
पीएम मोदी का बड़ा फोकस भारत की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने पर है। भाई विकसित राष्ट्र बन जाइएगा, एनर्जी है ही नहीं, घर में लाइटें नहीं है तो क्या कीजिएगा। और इसके लिए सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, आप फ्रांस की ये तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के कैडारैचे में ITER साइट यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर साइट का भी दौरा किया था। यह वैज्ञानिक प्रोजेक्ट न सिर्फ फ्रांस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह इकलौता प्रोजेक्ट है जहां फ्यूजन टेक्नोलॉजी से परमाणु ऊर्जा तैयार करने की कोशिशें हो रही है। और खास बात यह भी है कि इस रिसर्च में भारत भी एक अहम हिस्सेदार है, क्योंकि इसके रिएक्टर में मेड इन इंडिया क्रायोस्टेट लगा हुआ है। परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने इस रिसर्च में $2 बिलियन से ज्यादा की फंडिंग करने का भी वादा किया है। ITER में फ्रांस और भारत के साथ साथ यूरोपियन यूनियन, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका भी शामिल है। यानी कांग्रेस झूठा फेक वीडियो फैलाने में लगा है कांग्रेस के नेता, नरेंद्र मोदी अलग दिशा में चल रहे हैं। वो 2047 पर फोकस किए हुए भाई कि भारत विकसित बनेगा कैसे, और विकसित बनेगा तो विकसित देशों वाली बात भी तो होनी चाहिए। इतनी एनर्जी कहां से लाएंगे कि हर घर में पहुंचाएं? अभी जितना है उससे नहीं हो पाएगा तब तक। तो वो आज शुरू कर रहे हैं, आज चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज दुनिया से मिल रहे हैं कि बॉस क्या करना बताइए, हम कैसे तैयार होंगे। और आप आइए ना हमारे इंडिया में, आइए AI टेक्नोलॉजी पे काम कीजिए। ये है नरेंद्र मोदी का विजन। जेट्स की डील क्रैक करने पर भारत को 114 मल्टी रोल फायर एयरक्राफ्ट की जरूरत लंबे समय से है। कई देशों की डिफेंस कंपनियों की नजर इस डील पर है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका से F-21 फाइटिंग फाल्कन खरीद ले, लेकिन भारत के साथ फाइटर जेट की डील में रूस भी आ गया है। बल्कि रूस ने तो भारत को ऐसा ऑफर दे दिया है जिससे अमेरिका भी सोच में पड़ गया होगा। रूस ने जो ऑफर दिया उसके मुताबिक रूस भारत को सुखोई 35 बेचने के लिए तैयार है। रूस ने भारत को सुखोई 35 के लिए तगड़ा ऑफर दे दिया। भारत सुखोई 35 डायरेक्ट खरीद सकता है या रूस के साथ सुखोई 35 का सह उत्पादन कर सकता है, जबकि अमेरिका डील चाहता है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं देता है। तो भारत को यह डील ज्यादा सूट करेगी कि भाई रूस तो कह रहा है कि हमारे यहां से लंबे समय से चर्चा हो रही है। स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल के सह उत्पादन यानी को प्रोडक्शन को लेकर बातचीत चल रही है। स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल अमेरिका की जनरल डायनेमिक्स कंपनी बनाती है और इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल अमेरिकी सेना तक करती है। इन सब के अलावा जेट इंजन, भारत कच्चा तेल जो खरीदता है उसका 85% जरूरतों को इंपोर्ट से पूरा करता है। रूस के क्रूड ऑयल पर बैन बढ़ने से अमेरिका का क्रूड ऑयल भारत के लिए एक विकल्प बन सकता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के शुरुआती 8 महीनों में भारत के क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का 5वां सबसे बड़ा सोर्स अमेरिका था। इस दौरान भारत ने अमेरिका से $4 अरब से ज्यादा का क्रूड ऑयल खरीदा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी भारत का अमेरिका से क्रूड ऑयल इंपोर्ट तेजी से बढ़ा था। साल 2018 में अमेरिका से भारत के क्रूड ऑयल का इंपोर्ट 0.7% से बढ़कर साल 2021 में 9% तक पहुंच गया था। लेकिन भारत का स्टैंड यही है कि अगर सस्ता तेल मिलेगा तो अमेरिका से क्यों नहीं खरीदेंगे भाई। रूस से भारत ने तेल इसलिए खरीदा क्योंकि रूस सस्ता तेल दे रहा था। अगर अमेरिका भी सस्ता तेल देगा तो भारत अमेरिका से खरीद लेगा। अमेरिका से कोई दुश्मनी थोड़ी है। यानी अगर आप देखें तो मोटे तौर पर माहौल भले बनाया जा रहा हो कि ट्रंप और मोदी के बीच बहुत टकराव वाली बातचीत होगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। बातचीत और माहौल दोनों गर्मजोशी से भरे रहने वाले हैं और भारत और अमेरिका दोनों का फायदा ही होने वाला है। पाठशाला में अब अगली क्लास। महाकुंभ में आज वो हुआ कि सारे रिकॉर्ड धराशायी हो गए। पानी की किल्लत, खाना महंगा, महाकुंभ पर सोशल मीडिया पर लगे आरोपों की सच्चाई क्या है? महाकुंभ पहुंचने के लिए ट्रेन के शीशे कौन तोड़ दे रहा है? यह सब क्या चल रहा है? अब इसका चैप्टर। आज माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में करीब 2.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया और इस आंकड़े के बाद महाकुंभ में स्नान करने वालों की कुल संख्या 50 करोड़ के पार पहुंच गई। आज के माघ पूर्णिमा के स्नान को सफल बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से महाकुंभ की तैयारियां देख रहे थे। अब जब प्रदेश के सीएम सुबह 4 बजे से एक्टिव हो तो प्रशासन भी एक्टिव मोड में था। कल ही मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि माघ पूर्णिमा स्नान से पहले सीएम योगी ने अधिकारियों को टाइट किया था और आज संगम तट पर डुबकी लगाने वालों की संख्या को देखते हुए सीएम योगी ने एक्स्ट्रा इंतजाम करवाए थे और इसके लिए एक-एक अधिकारी की जवाबदेही तय की गई थी। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज महाकुंभ में किस तरह का माहौल था। 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है सनातनियों का जिन्होंने इसमें डुबकी लगाई है महाकुंभ में। जरा उसकी एक झलक देखिए आज क्या हुआ है, फिर पूरी बात। इससे पहले 4 प्रमुख स्नान हो चुके हैं।
13 जनवरी से अब तक करीब 48 करोड़ 20 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, लेकिन आज माघ पूर्णिमा के मौके पर यह आंकड़ा 50 करोड़ के पार चला गया। आज माघ पूर्णिमा के स्नान सुबह 4 बजे से शुरू हो गया था। 4 घंटे में 8 बजते बजते 70 लाख लोगों ने संगम में स्नान कर लिया था। आज करीब 2 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस मौके पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पहली बार मेले में 15 जिलों के डीएम, 20 आईएएस ऑफिसर और 85 पीसीएस अफसर तैनात किए गए। प्रयागराज जाने वाले रास्तों में भीषण जाम के बाद ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया। अभी भी पूरे शहर में वाहनों की एंट्री बंद की गई है। ऐसे में श्रद्धालुओं को संगम पहुंचने के लिए 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। आज महाकुंभ में कल्पवास भी खत्म हो जाएगा। अब संगम स्नान के बाद करीब 10 लाख कल्पवासी घर लौट रहे हैं, जो योगी सरकार और रेलवे के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान पर्व होगा। इसके बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा, यानी 26 फरवरी तक महाकुंभ में भारी भीड़ मौजूद रहेगी। इसलिए महाकुंभ के अंतिम दौर में आने वाले लोगों की संख्या और बढ़ सकती है। आज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा स्नान की तैयारियां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ देख रहे थे। सुबह 4 बजे से उठकर लखनऊ में अपने घर पर सारा स्क्रीन खोल लिए बैठ गए। बोले कि दिखाओ क्या काम चल रहा है, वहां पे कैसी व्यवस्था है। महाकुंभ की व्यवस्था पर निगरानी के लिए सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास में वॉर रूम बनवाया हुआ है। सीएम योगी के साथ डीजीपी प्रशांत कुमार भी थे। सीएम योगी महाकुंभ में अमृत स्नान की व्यवस्थाओं की लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे और प्रयागराज में मौजूद अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे थे कि क्या चल रहा है, सब ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। महाकुंभ में अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी कि आज सीएम योगी सुबह से लाइव मॉनिटरिंग शुरू कर देंगे, इसलिए अधिकारी भी अलर्ट मोड में काम कर रहे थे। सुबह जैसे ही स्नान शुरू हुआ तो सबसे पहले अखाड़ों ने स्नान किया। इस दौरान भक्तों की भी अच्छी खासी भीड़ थी। इसके बाद कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई दी। इससे पहले भी बसंत पंचमी अमृत स्नान के दौरान भी योगी ने सुबह 4 बजे वॉर रूम में बैठकर सब कुछ अपने आंखों के सामने देखा था। अब जब 50 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है तो सीएम योगी ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर आपको सीएम योगी के अब जो दूसरे चैलेंजेस सामने खड़े हो रहे हैं महाकुंभ में, उनके बारे में बताऊंगा। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था। आप देखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी। उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं। मुख्यमंत्री योगी के एक्टिव मोड पर आने की वजह से कल रात से ही अधिकारियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि इस बार सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को टाइट कर दिया था। दरअसल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ से सबक लेने के बाद आज विशेष इंतजाम किए गए। सीएम योगी के आदेश पर आज माघ पूर्णिमा स्नान को सफल बनाने के लिए 60 से ज्यादा आरएएफ कंपनियां तैनात की गई। इसके अलावा 9000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात किए गए। 60 से अधिक आरएएफ कंपनियां तैनात थीं और ट्रैफिक पुलिस भारी संख्या में तैनात थी। इस बार इमरजेंसी के लिए एक पंटून पुल को रिजर्व किया गया ताकि एम्बुलेंस और दूसरे वाहनों को जल्द से जल्द रास्ता मिल सके। माघ पूर्णिमा स्नान के मद्देनजर मेला के साथ शहर और जोन के सभी अस्पताल हाई अलर्ट मोड पर रखे गए। 133 एम्बुलेंस को तैनात किया गया और इसमें 125 एम्बुलेंस के अलावा 7 रिवर एम्बुलेंस और 1 एयर एम्बुलेंस विशेष रूप से तैनात की गई। आज महाकुंभ में जिस तरह की व्यवस्था की गई उसे देखकर विदेशी सैलानी भी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सुनिए महाकुंभ आने वाले लोग क्या कह रहे हैं। It's beautiful. It's fantastic. The crowd, the people, so friendly, so beautiful, so amazing. It's the best place on the world for today. Magical, and the people have been so incredible. It's unique in the world. It's an honor to be here. Coming together, being as one community, one crowd, you have to be here to feel it. It's really an experience that you have to live. I cannot talk about India and my country. It's difficult if you have not been here. All people should come to India. पूर्णिमा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही पवित्र स्नान है
और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। स्नान हो गया, बहुत अच्छी तरीके से स्नान हुआ, प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ कुशल मंगल हो गया है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत भाग्यवान, जीवन सफल हो गया। हम लोग पूरे परिवार के साथ आए हैं, बहुत शानदार। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए आज सीएम योगी ने विशेष पुष्प वर्षा का इंतजाम किया। इसके लिए मेला क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई गई। इस माहौल को देखकर महाकुंभ में आए लोग गदगद हुए। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से 25 क्विंटल फूल बरसाए गए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ में माघ पूर्णिमा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर देवता पुष्प वर्षा करते हैं। इसी मान्यता को दिखाने के लिए सीएम योगी ने यह पुष्प वर्षा करवाई। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा स्नान को लेकर हिंदू शास्त्रों में विशेष महिमा बताई गई है। इस दिन स्नान करने वालों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बारे में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। यानी माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। माघ पूर्णिमा का स्नान अच्छी तरह से संपन्न हो गया, लेकिन तमाम इंतजामों के बाद पिछले 3 दिनों में जिस तरह से महाकुंभ आने वालों की भीड़ बढ़ी है, उससे चैलेंजेस बढ़ गए। भीड़ इतनी हो गई कि खाने पीने के सामान की किल्लत शुरू हो गई। सिर्फ कुंभ क्षेत्र में ही नहीं, पूरे प्रयागराज में खाने पीने का जरूरी सामान कम पड़ने लगा। लोगों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला दूध और ब्रेड तक नहीं मिल रहा था, कई लोगों ने यह कहा। तो कहीं दुकानों से पानी की बोतलें गायब हो चुकी हैं। हालत यह हो गई कि पानी की जगह लोग मजबूरी में कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे थे। दुकानदारों का कहना है कि भीड़ बढ़ने के बाद डिमांड इतनी ज्यादा है कि उसे पूरा कर पाना मुश्किल हो रहा है। कई दुकानदार इसका फायदा भी उठा रहे हैं और सामान महंगे रेट पर बेच रहे हैं। कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि पानी की बोतलें, दूध और ब्रेड जैसा सामान एमआरपी से ज्यादा रेट पर मिल रहा है। पहले जो सामान 100 रुपए में मिल जाता था, अब उसके लिए कोई 180 रुपए तक वसूल ले रहा है। 20 रुपए वाली पानी की बोतल 25 रुपए तक बिक रही है, ऐसा कई लोगों ने दावा किया। अब ऐसे में प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है कि ये सब ना हो कि भाई कम है तो ज्यादा पैसा ले ले, लेकिन कुछ लोग इसमें भी अपना फायदा ढूंढ ले रहे हैं, मौका निकाल ले रहे हैं। हालांकि रेट बढ़ने की वजह से दुकानदार भी परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि सप्लायर ही सामान नहीं दे रहे हैं और जो सामान मिल भी रहा है वो दुकानदारों को ही महंगा मिल रहा है। ऐसे में कुछ लोग ज्यादा पैसे ले रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन के बाहर दुकान लगाए दुकानदारों का क्या कहना है वो सुनिए, फिर बताता हूं कि जरूरी सामान की किल्लत होने की वजह क्या है। गाड़ियां सब जाम में फंसी हुई है, इसीलिए जो रेट पे सामान पहले मिलता था वो रेट पे नहीं मिल पा रहा है। माल शॉर्टेज है बहुत जी। माल जो है शॉर्टेज है। कहते पहले किस रेट पे मिलते थे पानी की बोतल? अरे पहले जो 150 रुपए के पानी मिलते थे वो अभी 190 रुपए पेटी मिल रहे हैं। तो इसलिए जो पहले 20 रुपए के बेचते थे अब वो 25 रुपए का बेच रहे हैं, इसलिए शॉर्टेज। क्या पहले माल यहाँ पहुँचाने आते थे, अब लेने तो नहीं जाना पड़ रहा? अब लेने जाना पड़ रहा है। जहाँ पे गाड़ी खड़ी है वहीं पे खड़ी है। हम लोग को गैस का भी गाड़ी नहीं आ पा रही है, दूध का भी गाड़ी नहीं आ पा रहा है। दूध भी बहुत शॉर्टेज है प्रयागराज में, ब्रेड नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी मतलब खाने पीने का थोड़ा दिक्कत है। बाकी सरकार की व्यवस्थाएं अपनी तरफ से बहुत सही है। ये भी कहा जा सकता है कि भीड़ भी तमाम जगहों पे लगी है, स्टॉक हो सकता है, माल जो हो सकता है वहाँ भीड़ में माले नहीं है। अच्छा, पानी है ही नहीं कहीं। मार्केट है पानी, पूरे मार्केट में पानी खत्म है। भाई ने ढूंढ के 10 दुकान ढूंढ के एक दुकान में मिला, 12 बजे के अभी आया है। देखिए सेल तो बढ़ेगी है जब पब्लिक है तो, लेकिन दिक्कतें तो आ रही, समस्या तो आ रहा है। माल महंगा मिल रहा है, माल मिल नहीं रहा है। जितनी पब्लिक उतना सामान नहीं, उतना बेच नहीं पा रहे, दे नहीं पा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हम लोग। ज्यादा है हमारे पास, उतना है नहीं। पब्लिक की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उतना स्टॉक हमारे पास नहीं है कि हम प्रोवाइड कर पाए। यानी महाकुंभ में बढ़ती भीड़ के बाद डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हो गई। बीच में ट्रैफिक जैम भी था तो कुछ सामान उधर फंस गया, इसलिए या तो सामान मिल नहीं रहा या महंगे रेट पर भी मिलने की शिकायतें हो रही। लेकिन ऐसा क्यों हुआ वो भी समझिए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए शहर के बॉर्डर सील कर दिए गए, जिसके बाद दूध, दवाओं, सब्जियों की गाड़ियां भी बॉर्डर पर फंस गई। सप्लाई चेन के प्रभावित होने से शहर भर में सामान की दिक्कत हुई। इसके अलावा शहर की 2 बड़ी सब्जी मंडियों को भी बंद करा दिया गया है। बख्शी बांध और दारागंज सब्जी मंडी से मेला क्षेत्र में सब्जियों की सप्लाई होती थी। पहले व्यापारियों की गाड़ियां रोकी नहीं जा रही थी, लिहाजा सप्लाई का चेन बना हुआ था और समस्या नहीं हो रही थी। महाकुंभ में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस आपदा को अवसर में बदल लिया। एक शख्स ने तो फोन चार्जिंग का धंधा ही शुरू कर दिया। कुंभ क्षेत्र में मिलने वाली मुफ्त की बिजली का कनेक्शन लिया और फोन चार्जर लगा दिए। बताया जा रहा है कि यह शख्स एक फोन को चार्ज करने के एवज में 20 से 50 रुपए ले रहा है और इस तरह से यह शख्स 1 घंटे में 1000 रुपए तक कमा ले रहा है।
हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रशासन को लोगों की इस दिक्कत के बारे में पता नहीं। प्रशासन की तरफ से कुंभ क्षेत्र में कई जगह फ्री मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बनाए गए, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है और कई लोग इसी का फायदा उठा रहे हैं। सरकार के तमाम इंतजाम के बाद भी महाकुंभ क्षेत्र में लोगों को जरूरी सामान की दिक्कत तो हुई है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर तो पीने के पानी की भारी किल्लत हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 2 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही। कुछ वेंडर्स ने रेल नीर की जगह लोकल पानी की बोतलें भी मंगवाई, लेकिन इसके बाद भी सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। पानी की किल्लत पर दुकानदारों का क्या कहना है, एक बार उसको भी सुनिए। पानी कब से नहीं है सर? कल से पानी नहीं है। पानी बिल्कुल आ ही नहीं, स्टॉक ही नहीं है, एकदम ही नहीं हमारे पास, तो मना करना ही पड़ता है। तो आप लोगों ने अपने रेलवे विभाग के किसी उच्च अधिकारी से या फिर किसी से बात करने की कोशिश की? जी सर, कोई भी नहीं सुन रहा। मतलब मैनेजर को मैंने बोला तो मैनेजर बोल रहे हैं कि पानी आ ही नहीं पा रहा है। पानी की जगह पे लोग क्या खरीद रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, पेप्सी जो रखा हुआ है सामने वही लेते हैं। एक बड़ा चैलेंज यह भी है कि महाकुंभ पहुंचने के लिए लोग इतने उत्साहित हैं कि स्टेशंस पर अभी भी जबरदस्त भीड़ दिख रही है। बिहार के कटिहार जंक्शन से सामने आई तस्वीर देखी, जहां सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। ट्रेन के रुकने के बाद अंदर बैठे लोग दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तो बाहर खड़े लोगों ने पहले तो हंगामा किया और इसके बाद लाठियां चलने लगी। ट्रेन के दरवाजे पर लगा शीशा तोड़ दिया गया, अंदर बैठे लोगों को लाठी से जमकर पीटा गया। ट्रेन के अंदर भी जबरदस्त भीड़ थी, ऐसे में दरवाजे के पास बैठे लोग पीछे नहीं हट पाए और कई लोगों को चोट तक आ गई। ट्रेन पर चढ़ने के लिए खड़ी भीड़ इतनी बेकाबू थी कि जो लोग पहले बीच बचाव की कोशिश कर रहे थे वो भी बेबस दिखे। अब लोगों की इच्छा है कि महाकुंभ जाएं, ये समझ में आता है, लेकिन महाकुंभ जाकर या जाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं आप तो जो करने जा रहे हैं वो धर्म का काम है, कर अच्छा काम है, और उसके पहले ये लाठी चला रहे हैं, डंडा चला रहे हैं और मारापीटी कीजिएगा, तो वहां क्या आपको मिलेगा फल? तो थोड़ा संयम दिखाइए, लोगों से भी अपील है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, पहले सनातन और अब भारत की वो नई ताकत जो मोदी दुनिया के सामने लाए हैं, अब उसका चैप्टर। एक महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, जहां सनातन की ताकत दुनिया देख रही है, आश्चर्यचकित है। एक तरह का महाकुंभ कहिए बेंगलुरु में भी चल रहा है, जहां से पूरी दुनिया भारत की आसमानी ताकत को देखकर हैरान है। मैं बात कर रहा हूं एशिया के सबसे बड़े एयर शो की, जिसका नाम है एरो इंडिया 2025। बेंगलुरु के येलाहेंका एयरफोर्स स्टेशन पर यह चल रहा है और इस एयर शो का आज तीसरा दिन है। 10 फरवरी को शुरू हुआ एयर शो 14 फरवरी तक चलेगा, जिसमें भारत के फाइटर जेट्स ने अपना जलवा फैलाया हुआ है। पिछले 3 दिन से ऐसी हैरतअंगेज तस्वीरें आ रही हैं, जिसे देखकर विदेशी खरीदारों की आंखें चौंधिया गई। इंडियन एयरफोर्स का तेजस मार्क तो इस एयर शो का शो स्टॉपर बना हुआ है, जो आसमान में ऐसे करतब दिखा रहा है कि लोग हैरान रह जा रहे हैं। डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के बीच बड़ी चर्चा हो रही है कि जब भारत का तेजस इतना एडवांस हो गया है तो अपना फाइटर जेट कौन खरीदेगा बॉस? इस एयर शो में अमेरिका अपना F-35 फाइटर जेट लेकर पहुंचा है। रूस भी पहली बार 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई 57 के साथ आया है। रूस और अमेरिका के बीच होड़ मची है कि भारत मेरा फाइटर जेट खरीद ले, भारत मेरा फाइटर जेट खरीद ले। इस एयर शो को लेकर इस बात की भी चर्चा है कि पीएम मोदी इंडियन एयरफोर्स को कितनी तरह के फाइटर जेट देना चाहते हैं। एक तरफ भारत ने तेजस का नया एडवांस वर्जन तैयार कर लिया है, दूसरी तरफ रूस और अमेरिका से 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट्स खरीदने की चर्चा चल रही है। इस सब के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा एरो इंडिया 2025 में भारतीय वायुसेना की ताकत का कैसे शोकेस ये बना है उसके बारे में सुनिए। इस एयर शो में लगभग 30 देशों के रक्षा मंत्री या प्रतिनिधि भाग लेने आए हैं। 43 देशों के एयरफोर्स चीफ भी भारत के एयर शो में शामिल हुए हैं। 90 से ज्यादा देशों की 150 कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस एयर शो में अमेरिका और रूस ने भी अपने 5th जनरेशन के जेट भेजे हुए हैं। पूरी दुनिया एयर शो में पहली बार सामने आए फाइटर जेट तेजस मार्क 1A की बातें कर रही है। तेजस के इस नए वर्जन की रफ्तार और रेंज के सामने दुश्मन का कोई फाइटर जेट आसमान में दूर दूर तक भटकने की हिम्मत नहीं कर पाए। आपको इसकी खासियतें बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि एयर शो में जब तेजस ने आसमान में गुलाटी मारी तो वहां बैठा हर व्यक्ति कैसे हैरान रह गया। एयरफोर्स की भाषा में इसे 360 डिग्री रोटेशन कहते हैं, जो युद्ध के दौरान दुश्मन के अटैक से बचने के लिए बहुत काम आती है। आपने नए और एडवांस तेजस के करतब देखे, अब आपको इसकी ताकत के बारे में भी बताता हूं। तेजस मार्क 1A एक हल्का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने डिजाइन और तैयार किया है।
तेजस मार्क 1A की उड़ान को बेहतर बनाने के लिए इसमें अमेरिका का GEF-404 है, जिससे ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर 2,205 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। नए तेजस की रेंज 3,000 किलोमीटर है, लेकिन इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता है, यानी इसमें हवा में ईंधन भरा जा सकता है, जिससे इसकी रेंज बढ़ सके। नए तेजस की एक खासियत यह भी है कि दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। इसमें AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार सिस्टम लगाया गया है। इससे तेजस के सिस्टम को जैम करना बहुत मुश्किल है। 2021 में HAL को 83 तेजस मार्क 1A बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसकी डिलीवरी अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगी। तेजस का यह एडवांस वर्जन इंडियन एयरफोर्स में MiG-21 और MiG-23 के अलावा MiG-27 को रिप्लेस करेगी। नए तेजस को पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान के बीकानेर एयरबेस पर तैनात करने की प्लानिंग चल रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद